हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो से लाइक शेयर जरूर करा करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो नया आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज हम हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट जो इसमें प्रश्नों को रखा गया है वो महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। ऐसे प्रश्नों को रखा गया है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं, मोस्टली उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करा करें, क्योंकि एक लाइक से आपका कुछ नहीं होगा लेकिन हमको थोड़ा सा ताकत मिलेगी। तो सभी से निवेदन है, सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करा करें। और तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम उपन्यास बताना है। ऑप्शन है सेवा सदन, प्रेमा, कर्मभूमि और गोदान। तो आंसर जो होगा हमारा ए सही हो जाएगा, सेवा सदन। सेवा सदन प्रेमचंद का महत्वपूर्ण उपन्यास एवं पहला उपन्यास माना गया है। साथ ही गोदान है, ये इनका लास्ट उपन्यास है। इसके बाद इन्होंने कोई उपन्यास नहीं लिखे थे। इसका जो समय काल है लगभग 1935-36 है, 35 या 36 है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है ईसत स्पर्श या फिर अर्धस्वर हैं। तो इसमें हमें बताना है ईसत स्पर्श एवं अर्धस्वर कौन से हैं। ऑप्शन है अ और ई, ओ और क, व और य और श और शा, ये 4 ऑप्शन। आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा इसका। य और व ये दोनों ही ईसत स्पर्श व्यंजन में शामिल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न है ताड़न जात व्यंजन है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और हटकर भी प्रश्न है। तो ताड़न जात व्यंजन हमें बताना है कौन सा है। ऑप्शन है ट और ठ, ड, ढ और य और ड, न और ल। तो आंसर होगा इसका वी सही। ड और ढ को ही ताड़न जात व्यंजन बोला जाता है। साथ ही इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, इसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है तथा और ताड़नजात व्यंजन कहा जाता है। दोनों ही शब्दों को याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न है नेक्स्ट दूसरा, और प्रश्न है नंबर 4, और महादेवी वर्मा का संस्मरण गिल्लू किस संकलन में संकलित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है महादेवी वर्मा के विषय में, बहुत बार ये प्रश्न आया है। ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार और स्मृति की रेखाएं। तो इसमें जो इन्होंने रखा है वो मेरा परिवार में इसका जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा, मेरा परिवार। मेरा परिवार में जितने भी इन्होंने पशु पक्षियों से रिलेटेड अपना काव्य लिखा है, साहित्य लिखा है, वो सारा साहित्य इन्होंने मेरे परिवार में ही रखा है, पशु पक्षियों से जितना भी रिलेटेड्स है। साथ ही इन्होंने पथ के साथी में अपने छायावाद से के संबंधित जो भी इनके समकक्ष इनके मतलब कवि थे, और उनको इन्होंने पथ के साथी में शामिल किया है। और स्मृति की रेखाओं में इनका जो है रेखा चित्रों को शामिल किया है, रखा है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखें। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है नंबर 5, भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतेंदु एवं द्विवेदी युग के बीच की कड़ी हमें बताना है। और ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद और प्रताप नारायण मिश्र, ये 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा। बाल मुकुंद एकमात्र ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने द्विवेदी युग और भारतेंदु युग दोनों में ही अपना साहित्यिक योगदान दिया है, इसीलिए इन्हें बीच की कड़ी कहा गया है दोनों युगों की। तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। इसके साथ ही जो द्विवेदी युग के महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, और राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद, ये तीनों ही भारतेंदु युग के हैं। ठीक है। इसके बाद प्रश्न है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि कुल कितने कांड हैं। कभी न कभी ऐसा नहीं रहा है कि रामचरितमानस से कोई प्रश्न नहीं आया किसी भी एग्ज़ाम में। मोस्टली हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आता ही है। तो इसमें पूछा है कि कुल कितने कांड हैं। तो ऑप्शन है 5, 7, 9 और 18, 4 ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा बी सही, टोटल 7 कांडों को शामिल किया है।
7 कांड हैं इसमें और इनके नाम हैं बालकांड, अयोध्या कांड, लंका कांड, किष्किंधा कांड, इस प्रकार से इनके नाम रखे गए हैं। साथ ही रामचरितमानस जो है तुलसी के द्वारा लिखित है, तुलसी के द्वारा लिखित। इसका जो समय काल है वो है 1631 के समथिंग इसकी रचना हुई है। इस प्रकार इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न है कौन सी रचना मैथिली श्रवणगुप्त की नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी रचना है जो मैथिली श्रवणगुप्त के ने नहीं लिखी है। यशोधरा है, वेदई वनवास है, भारत भारती है और साकेत है। 4 रचनाएं हैं। तो आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। वेदई वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, अयोध्या सिंह की है। यह एक ब्रजभाषा में लिखा हुआ महाकाव्य है, ब्रजभाषा में महत्वपूर्ण रचना है और इसमें कृष्ण के आधार पर लिखा हुआ, ये कृष्ण के ऊपर लिखा हुआ ये महाकाव्य है। और इसके साथ ही यशोधरा और भारत भारती और साकेत, ये तीनों ही रचनाएं जो हैं वो मैथिली श्रवणगुप्त की हैं। तीनों ही रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, लक्षण ग्रंथों की रचना की काल की प्रवृत्ति है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है वो किस काल प्रवृत्ति में की गई है, कौन सा काल है जिस काल में ये प्रवृत्ति रही है लक्षण ग्रंथों की। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं मोस्टली रीतिकाल में ही लिखे गए हैं। आंसर हमारा जो है रीतिकाल हो जाएगा, रीतिकाल आंसर है रीतिकाल और सी सही है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है रीतिकाल को रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त में किसने बांटा है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के अकॉर्डिंग और इस प्रश्न को आप 2022 के लिए स्टार जरूर लगाएं। स्टार युक्त प्रश्न है तो इसी को आप लोग बताना है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल हैं, नागेंद्र हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं और राम कुमार वर्मा हैं। 4 ऑप्शन हैं। आंसर जो होगा हमारा विश्वनाथ हो जाएगा। विश्वनाथ एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया है, रीतबद्ध, रीतिमुक्त और रीत सिद्ध। तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर कृत जीवनी का प्रकाशन वर्ष है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और मोस्टली किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा ही आता रहा है। यह प्रश्न कोई न किसी न रूप में आता है। तो कभी पूछा जाता है कि ये किसकी रचना है, कभी पूछा जाता है किसके ऊपर लिखी हुई है और इसमें पूछा गया है कि इसका जो समय काल है यानी कि रचना काल है वो क्या रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन है 1964, 1974, 1984 और 1980। 4 ऑप्शन हैं हमारे। आंसर होगा वो बी सही हो जाएगा। 1974 में लिखी गई ये महत्वपूर्ण रचना है आवारा मसीहा। इसे शरद चंद्र की जीवनी लिखा हुआ है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी हुई है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न है इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन मेष बिरला कवियों में ही मिलता है। शुक्ल ने किसके विषय में कहा है। महत्वपूर्ण कथन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कि अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष ये दोनों ही उनके काव्य की एक शोभा है, उनकी विशेषता है। तो ये किसके लिए कहा है ये हमको बताना है। ऑप्शन है केशव हैं, चिंतामणि हैं, देव हैं और घनानंद हैं। ये 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो होगा वो घनानंद का है। आंसर हमारा डी सही हो जाएगा, घनानंद। घनानंद के विषय में इन्होंने कहा है कि इनका जो अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष जो इनकी कविता काव्य की विशेषता है वो बिरले ही कवियों में मिलती है। इसलिए इन्होंने घनानंद के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कहीं कहीं इन्हें देव की को भी माना जाता है। तो आप दोनों को ही याद रखेंगे। अगर ऑप्शन देव का आता है तो देव के लिए कहेंगे और घनानंद आता है तो घनानंद को। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, किस कवि के दोहे को शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस कवि के दोहों को रत्न कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन है बिहारी हैं, तुलसीदास हैं, देव हैं और कबीरदास जी हैं। तो जो रत्न कहे जाने वाले जो हैं वो हैं बिहारी एकमात्र ऐसे कवि रहे हैं हिंदी साहित्य के जगत में जिनके प्रत्येक दोहा एकदम महत्वपूर्ण और विशिष्ट रहा है। इसीलिए इन्हें साहित्य
कि इनके जो दोहे हैं साहित्य के रत्न कहे गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, भाषा भूषण रचना है, बताना है कि जो भाषा भूषण रचना है वो किसकी है। ऑप्शन है जसवंत हैं, भूषण है, मतीराम है और बैनी प्रवीण है। तो आंसर जो होगा ए सही हो जाएगा, जसवंत के द्वारा ही भाषा भूषण लिखा गया है। महत्वपूर्ण रचना है भाषा भूषण, मोस्टली हर एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट होती ही रही है, तो याद रखिएगा आप इस प्रश्न को, भाषा भूषण जसवंत की रचना है। इसके साथ ही दूसरा है बलचनामा, किसकी रचना है। ऑप्शन है शमशेर बहादुर, नागार्जुन, कमलेश्वर और नामवर सिंह। तो आंसर जो होगा बलचनामा, महत्वपूर्ण रचना है बलचनामा, आप सभी लोग जानते भी होंगे इसके विषय में। तो आंसर है वी सही हो जाएगा, नागार्जुन। नागार्जुन के द्वारा लिखी हुई बलचनामा इनका एक औपन्यासिक कृति है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल की सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये एग्जाम के अकॉर्डिंग, 2022 के लिए महत्वपूर्ण है, स्टार लगाइए आप इस प्रश्न पर कि रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है काव्य में रहस्यवाद, रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत। तो जो आंसर है वो हो जाएगा ए सही, काव्य में रहस्यवाद ही इनका जो एक सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आती है इनकी ये रचना, और रस मीमांसा एक श्रृंगारिक रचना या फिर रसवादी रचना कही गई है, और जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत ये सूरदास के विषय में है। सूरदास का जो भ्रमर गीत है उसके विषय में उसकी आलोचना है। साथ ही जायसी ग्रंथावली जायसी की ऊपर लिखा हुआ पद्मावत के विषय में है। तो इस प्रकार से आंसर जो है ए सही हो जाएगा, काव्य में रहस्यवाद। इसके साथ नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 का प्रश्न नंबर है कितने पाकिस्तान, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन है राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, सत्य प्रकाश मिश्र और सुखवंत सिंह। तो आंसर जो आप लोग गैस करिएगा कि कौन सा जो है इसका आंसर है। ये हरियाणा बीएड की प्रवेश परीक्षा में आया है 2022 में, तो आप लोग इसको मेंशन करिए अपने नोट्स में, और आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा, कमलेश्वर के द्वारा लिखी हुई ये महत्वपूर्ण रचना है कितने पाकिस्तान, और ये इनकी मोस्टली लास्ट कविता वो रचना मानी जाती है कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न है 17, सुहाग के नुपुर किसकी रचना है। सुहाग के नुपुर बताना है किसकी रचना है। ऑप्शन है हमारे निराला हैं, मोहन राकेश हैं, अमृतलाल नागर हैं और प्रेमचंद हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि सुहाग के नुपुर जो है अमृतलाल नागर की महत्वपूर्ण रचना रही है। तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये कथन किसका है। महत्वपूर्ण कथन है, महत्वपूर्ण रचना है, नेट जेआरएफ में आया हुआ प्रश्न है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना रही है, किसने कहा है ये हमको बताना है। प्रश्न ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा और नंदुलारी वाजपेयी। तो आंसर जो होगा इसका हो जाएगा बी सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही ये कहा गया है कि आधुनिक काल को जो गद्य काल का आविर्भाव कह सकते हैं वो इसकी प्रधान घटना रही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19, मत्स्य कागज छुओ नहीं कलम गही ना हाथ प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। अच्छी पंक्तियां हैं और मोस्टली एग्जाम में रिपीटेड पंक्तियां हैं, तो बताना है कि किसके विषय में ये कहा गया है। ऑप्शन है दादू दयाल, कबीरदास, रैदास और सुंदरदास। तो आंसर बी सही हो जाएगा, कबीरदास के द्वारा ये लिखित रचना पंक्ति हैं। इन्होंने कहा है क्योंकि कबीरदास जी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, इन्हें किताबी ज्ञान नहीं था, इसीलिए इन्होंने कहा है मसी कागज छुआ नहीं कलम गही ना हाथ। तो आंसर जो है बी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट दूसरा है और लास्ट प्रश्न है 20, प्रश्न नंबर है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 2022 के लिए, आप लोग स्टार लगाएं इस प्रश्न पर और मेंशन करें अपने नोट्स में कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने गए हैं। पुष्पदंत हैं, शालिभद्र सूरी हैं, स्वयंभू हैं और लास्ट हैं हरिभद्र सूरी। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा पुष्पदंत। पुष्पदंत के द्वारा ही अपभ्रंश में कृष्ण काव्य
लिखा गया है। इनका एक रचना है, उसमें इन्होंने कृष्ण काव्य का उल्लेख किया है। तो इसी के आधार पर ये कहा गया है कि अपभ्रंश में अगर किसी ने कृष्ण काव्य का शुरुआत की है तो वो पुष्पदंत है। तो आंसर हमारा बी का 20 का हो जाएगा, ए सही। तो आज इतना ही। थैंक यू।